हेलो गाइस, वेलकम टू वीएस एजुकेशनल प्लेस। गाइस, उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। गाइस, इस वीडियो में हम करने वाले हैं BHIE 144 बुक की शुरुआत, जिसमें हम जानेंगे भारतीय इतिहास की लेखन परंपराएं कहां से शुरू हुई, कहां तक विस्तृत हुई, इन सब सवालों की विस्तृत जानकारी। तो आइए गाइस, बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं इस बुक की और जानते हैं हमारे इतिहास कैसे पूरा लिखा हुआ गया होगा, कैसे शुरुआत हुई होगी इतिहास लेखन की। तो आइए गाइस, शुरुआत करते हैं। इस बुक के हम पहले खंड में जाते हैं। पहले खंड में हम जानेंगे भारत इतिहास की लेखन परंपराओं में कहाँ से शुरुआत हुई लेखन परंपरा की, कहाँ से भारतीय इतिहास आरंभ हुआ। इस पूरी बुक पे हमारे पास 20 इकाइयाँ हैं, जिन्हें हम 8 अलग अलग खंडों में पढ़ने वाले हैं। हर एक वीडियो में हम एक खंड को पूरे अच्छे से पढ़ लेंगे, यानी कि हम एक वीडियो में एक खंड कंप्लीट करने वाले हैं। तो आइए गाइस, इस वीडियो में हम पहले खंड की पहली इकाई, जो कि पहले खंड में एक ही इकाई है, तो हम इस पूरे वीडियो में सिर्फ पहली इकाई के बारे में जानेंगे, जिसमें हमारा खंड 1 कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए गाइस, शुरुआत कर लेते हैं पहले खंड की, अतीत तथा इतिहास। पहले खंड का नाम है, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं पहली इकाई, इतिहास क्या है। इतिहास क्या है, इसका लेखन कहाँ से आरंभ हुआ, इसका निर्माण की कहानी कहाँ से आरंभ हुई। तो आइए जान लेते हैं। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हमारे पास रहने वाले हैं वो है कि प्रारंभिक इतिहास निर्माण कैसे शुरू हुआ, इतिहास के विभिन्न स्वरूप कैसे निर्धारित किए गए, ऐतिहासिक परंपराएं क्या थी और वो किस तरीके से विस्तृत हुई, उसके बारे में हम भारत के अतीत के प्रति अलग अलग दृष्टिकोणों के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। तो आइए गाइस, बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं प्रस्तावना के साथ। प्रस्तावना पढ़ लेते हैं, जिससे हमें जस्ट आइडिया हो जाएगा कि हम किन किन टॉपिक्स पर डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इसमें हमारे पास इतिहास लेखन, यूरोप में इतिहास लेखन होता था 12वीं सदी में, इसके बारे में जानेंगे। यहूदी ईसाई धर्मों की कुछ परंपराएं थी जिसकी वजह से इतिहास की केंद्रीय भूमिका प्रदान हुई और 19वीं शताब्दी से इस सभ्यता को केंद्र तत्व के रूप में देखा जाने लगा था। यह विश्वास किया जाता है कि वनस्पति विज्ञान और भौतिक विज्ञान और कोई भी अन्य अध्ययन का विषय उसका एक इतिहास रहा है, तो इसके संबंध में ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया ही इतिहास बनने लगी। तो कोई भी सभ्यता जो इतिहास विहीन थी, उसे ज्ञान से विहीन सभ्यता के रूप में देखा जाने लगा। तो इसी वजह से इतिहास के अध्ययन के माध्यम से इस पहचान की जाने लगी किसी भी सभ्यता की। यूनानियों और मेसोपोटामिया के निवासियों की भी एक ऐतिहासिक परंपरा रही है। चीन के निवासी भी 2री शताब्दी ईसा पूर्व में घटनाओं को दर्ज करना आरंभ कर दिया था, जो सृष्टि के समय के चक्रीय स्वरूप पर आधारित थी। इसमें आचार शास्त्रीय तथा कार्य कारणों के प्रश्नों के विचार किया गया था, यानी कि इन पे आधारित प्रश्नों के उत्तर दिए गए थे। अतीत शब्द यूनानी रोमन लेखन को ऐतिहासिक समझा गया था, क्योंकि यह तथ्य को तार्किकता, अन्वेषण पर आधारित बताता है। प्राचीन यूरोपों के दस्तावेज में हमें वंशावली, कार्य कारण और धारावाहिक विवरण तथा कालबद्धता को सावधानी पूर्वक दर्ज किया गया। विश्व इतिहास लेखन की इस पृष्ठभूमि में औपनिवेशिक शासन के अधीन लिखे गए प्रारंभिक भारत के देशज इतिहास लेखन परंपराओं के शोध को समझना होगा। इस कहानी में हम प्रारंभिक भारत की ऐतिहासिक परंपराओं का अध्ययन करेंगे। हम जांच करेंगे कि प्रारंभिक भारत की किसी भी तरह की ऐतिहासिक चेतना विद्यमान रही थी और उसने किस प्रकार से इसको ग्रहण किया होगा। तो आइए जान लेते हैं प्रारंभिक भारत के इतिहास का निर्माण कैसे हुआ होगा। 18वीं शताब्दी में जब ब्रिटिश उपनिवेश हुआ करते थे, तो एक विशेष श्रेणी में ऐतिहासिक साहित्य की खोज करना शुरू कर दिया। इस प्रयास में उन्हें असफलता व्यक्त की, क्योंकि भारतीय संस्कृति
और इसकी हिंदू सभ्यता को इतिहासहीन मान लिया गया था। विलियम जोन्स जैसे भारतविद आश्वस्त थे, क्योंकि जो भारत में इतिहास के केंद्रीय तत्व समाहित रहा हो सकता है, ऐसा मानते थे। इस पर अधिकांश लोगों का यह मानना है कि इन ग्रंथों में अतीत के वास्तविक अभिलेखन का साक्ष्य बहुत कम मिलता है। एकमात्र अपवाद है कि कलहण की राजतंत्रगणिन थी, जो कश्मीर का 12वीं शताब्दी का इतिहास था। प्राच्यवादियों का भी यह मत था कि भारत का कोई इतिहास नहीं था, क्योंकि प्राथमिक रूप से उनके अनुसार भारत में किसी भी तरह की ऐतिहासिक रचनाओं का नितांत अभाव था। साहित्य से उनका अभिप्राय इतिहास अध्ययन विषय से था, क्योंकि प्राचीन भारत में इतिहास का बोध अनुपस्थित था। इस प्रकार वे ऐतिहासिक चेतना से भी विहीन थे। इतिहास और ऐतिहासिक रचनाओं के बीच अंतर किया जाना जरूरी था। प्राच्यवादियों ने महाकाव्यों, पुराणों और विदेशों के वृत्तांत में दर्ज की गई कहानियों के आधार पर भारत के इतिहास का थोड़ा बहुत ही पुनर्निर्माण कर पाए, यानी कि इतिहास के बारे में थोड़ा बहुत ही जान पाए। ऐतिहासिक लेखन की अनुपस्थिति के कारण ऐसा हुआ। ऐतिहासिक लेखन और इस प्रकार ऐतिहासिक चेतना को वास्तविक इतिहास के चिन्ह के रूप में या फिर इसके विपरीत समझा जाने लगा। इतिहास स्वयं को ऐतिहासिक चेतना से बांधा हुआ है, क्योंकि वास्तविक इतिहास होता है उसमें नवीन और अद्भुतपूर्ण सृजन करते हुए आत्मसजग अभिकर्ता मौजूद होते हैं, या फिर इसके उल्टा होता है। इतिहास का लेखन स्वयं में ऐतिहासिक चेतना की मौजूदगी की ओर संकेत करता है। समय समय पर प्राचीन भारत के ऐतिहासिक दस्तावेजों को व्यवस्थित अनुपस्थित तथा समकालीन यूरोप के इतिहास लेखन के बीच तुलनाएं की जाती रही। उनका कहना था कि पुनर्जागरण से उत्पन्न अतीत के बोध साक्ष्य कार्यकारक कालानुक्रम के साथ ही धारावाहिक विवरण के प्रति स्पष्ट चेतना को प्रदर्शित करता है। भारत में ऐसा नहीं था। प्राच्यवादियों ने प्रबोधन के दर्शन के मानववादी संस्करण से प्रभावित होकर भारत में इतिहास की खोज की शुरुआत की। उनके द्वारा किए गए शुरुआती अध्ययन हिंदू विविध तथा धर्म के ग्रंथ से संबंधित थे। दूसरी ओर 19वीं शताब्दी में उपयोगितावादी विचार भारत इतिहास की नवीन व्याख्याओं की ओर उन्मुख हो रहे थे। तो इसी आधार पर कि भारत का कोई इतिहास नहीं रहा, इसी कारण भारतीय समाज की प्रकृति थी कि भारत के अतीत को प्राच्यवादी निरंकुशता के सिद्धांत की पुष्टि के रूप में देखा गया। जेम्स मिल द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया भारत के अतीत के संबंध में सर्वेक्षण का सबसे पहला प्रयास था। उसने भारत के इतिहास को 3 कालों में बांटा: हिंदू मुस्लिम सभ्यता और ब्रिटिश शासन। इसके रूप में उसने विभाजित किया। हिंदू सभ्यता को पिछड़ी, अतार्किकता और गतिहीन सभ्यता के रूप में देखा। इसके अलावा उसने ये मत दिया कि हिगल और हेगेल के अधिक अमूर्त ऐतिहासिक सामान्यकरण का हिस्सा बने। उसके अनुसार भारत में जो नजर आता है वह इतिहास नहीं बल्कि पूर्व इतिहास है। अन्य उदाहरणतः हिगल स्पष्ट करते हैं कि प्राचीन भारत के विषय में संकेत करते हैं कि किसी राष्ट्र का वास्तविक वस्तुनिष्ठ इतिहास तब तक शुरू हुआ नहीं माना जा सकता जब तक कि ऐतिहासिक दस्तावेजों को धारण न करते हों, वहां लिखित ऐतिहासिक दस्तावेज न पाए गए हों। तो इसके आधार पर संस्कृति जिसके पास अब तक इतिहास नहीं है, उसमें कोई वास्तविक संस्कृति प्रगति नहीं है। यह 3500 वर्ष के तथाकथित भारतीय इतिहास पर लागू होती है। जेम्स मिल ने प्राच्यवादियों के इस विचार को खंडन किया और महाकाव्यों तथा अन्य स्रोतों से भारतीय इतिहास का बोध किया जा सकता है, ऐसा बताया। तो इस बीच में अभिलेख शास्त्र, मुद्रा शास्त्र और पुरातत्व कम
का काम होना जारी हो गया। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ कि भारत के इतिहास का पुनर्निर्माण हो सका। यूरोप के साथ तुलनाओं ने एक नई शुरुआत पर दबदबा बनाए रखा। 1960 के दशक में एक नया मोड़ मिला जब भारतीय इतिहासकार ने पहचाना कि प्राचीन भारत के इतिहास की खोज करना संभव है। यह स्वीकार किया कि भारतीय समाज सुषुप्त नहीं है, यानी कि उसके अंदर परिवर्तन देखे, उसकी स्टडी के अंदर, अध्ययन के अंदर परिवर्तन देखे, और यह परिवर्तन कभी भी एक रूप नहीं थे। यह भारत के अतीत से संबंध अब तक के प्रचलित पहल मत में से एक मूल रूप में उभर कर आए। इतिहासकार इस पर सहमत थे। भारत में प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक परंपरा अस्तित्व में रही थी, किंतु एक ऐतिहासिक परिवर्तन के अनुसंधान की शुरुआत हुई। कमजोर परंपरा के रूप में इसको माना गया था। डी कौशाम्बी तथा अन्य मार्क्सवादी इतिहासकारों ने शोध कार्य में परिवर्तन करके अनुसंधानों की शुरुआत की। दावा किया कि यह संस्कृति के दूसरी संस्कृतियों में अतीत की व्यवस्थित करने का तरीका भिन्न भिन्न होता है। इतिहास लेखन की भारतीय रीति उन लोगों को स्पष्ट नहीं हो सकती जो यूरोपीय परंपराओं से ही प्रेषित थे। मोटे तौर पर कह सकते हैं कि भारतीय इतिहास लेखन की समस्यापूर्ण प्रकृति कुछ और समय तक बनी रही। वी.एस. पाठक की एंशिएंट हिस्टोरीज ऑफ इंडिया उपयुक्त विचारों के लिए एक अपवाद थी। उसमें चरित्र साहित्य की एक विशिष्ट शैली का अध्ययन किया। उसके अनुसार उस प्रकार के ग्रंथ पर अधिक ध्यान नहीं दिया गया जो वंशावली इत्यादि ऐतिहासिक परंपराओं के अस्तित्व का समर्थन करते हैं। इसके बाद होने वाली चर्चाओं ने इस प्रकार के और भी विश्लेषण किया और इसे और भी समृद्ध बनाया। यह अनुमान लगाया जाता है कि इतिहास के निर्माण किससे होता है। इस निर्धारण को दो तरह से ग्रंथों के बीच अंतर करके किया जा सकता है, जैसे कि इतिहास के रूप में अभिज्ञात थे और दूसरे वे जिनका व्यापक साहित्य रुचि का दायरा था। अतीत का संबंध रखने वाले ग्रंथों को इतिहास से चिन्हित नहीं किया जा सकता। इतिहास को दर्ज करने वाली भारतीय शैली पश्चिम परंपरा की शैलियों से बिल्कुल अलग थी। इसी वजह से इसको अध्ययन करने का तरीका भी अलग होना चाहिए। इसी वजह से इतिहास को सांस्कृतिक रूप से रचा गया। उसके लेखक का अपने पाठकों और श्रोताओं के अंतर संवादन निर्णायक रूप में प्रासंगिक किया गया, जिसके बाद में हम भारत के इतिहास को पढ़ने में कुछ जानकारी हासिल कर पाए, जिसमें उन्होंने भारतीय प्राचीन परंपरा, ऐतिहासिक परंपरा के सर्वाधिक अध्ययन सामने लाए, जिसके बाद कुछ तर्क और पर्यवेक्षणों से यह सामने आया कि भारतीय परंपरा एक प्राचीन परंपरा है जो कि इतिहास की परिकल्पना के विभिन्न स्वरूपों से बनी हुई है। कम से कम इतिहास के संबंध में पश्चिम विचारों से अलग रूपों में हमें दिखाई देती है। दोनों प्रकार के ग्रंथ, वे जो इतिहास की चेतना पर प्रकाश डालते हैं और दूसरा ऐतिहासिक लेखनों के स्वरूप के सामने आते हैं, दोनों ही प्रारंभिक समयों के अतीत के पुनर्निर्माण में शामिल हुए। उनके अनुसार लोग भी समाज इतिहास विहीन नहीं होता, यानी कि अगर कोई समाज है तो वो इतिहास विहीन नहीं होता, ये माना गया। और प्रत्येक समाज के अतीत से के संबंध में कुछ ना कुछ होता है, तो भारत भी उसका कोई अपवाद नहीं था कि यह एक परिकल्पना है, इसमें कोई अपवाद नहीं है। महत्वपूर्ण यह एहसास करना है कि समाज कुछ निश्चित घटनाओं अन्य घटनाओं की अपेक्षा अधिक महत्व देता है। किस प्रकार के समाज दस्तावेजों को व्यवस्थित करता है और ऐतिहासिक परंपराओं पर निर्धारित रहता है। तो सबसे पहले हम यही जान लेते हैं कि ऐतिहासिक परंपरा होती क्या है। ऐतिहासिक परंपरा वो होती है जिनमें हम कुछ अतीत के समाज के अतीत के संबंध में कुछ जानकारी हासिल कर सके, जिन परंपराओं से। इनमें 3 तत्व शामिल हो सकते हैं: अतीत की घटनाओं की ऐतिहासिक चेतना,
घटनाएं जिन्हें समाज और उनके प्रासंगिक या फिर महत्व समझा सके, ऐसी कुछ घटनाएं। इन घटनाओं को काल के अनुसार लगाया जाए, इनके समय के अनुसार व्यवस्थित होनी चाहिए। ये कार्य कारणों के तत्वों को प्रदर्शित करनी चाहिए, यानी कि टाइम टू टाइम कौन सी घटना घटित हुई ऐसा पता होना चाहिए। इन घटनाओं को उस समाज की आवश्यकताओं के अनुसार दर्ज किया जाना चाहिए। ऐतिहासिक परंपरा उन प्रमाणिक घटनाओं को दर्ज करने वाली होनी चाहिए जो घटनाएं हुई हो एक्चुअल में, तो उनका टाइम भी टाइम टू टाइम सही बैठना चाहिए। जैसे जब हुई होगी उसी के अनुसार टाइम टू टाइम कोई घटना होनी चाहिए, यानी कि उसका कालक्रम हमें पता होना चाहिए किस समय में वो हुई थी। किंतु अनिवार्य रूप से अतीत के संबंध में मान्य विश्वास है कि प्रदर्शित करता है कि वो घटना कब हुई है या नहीं हुई, ये हम एक्चुअली नहीं बता सकते। ऐतिहासिक परंपरा का एक सामाजिक प्रक्रिया या फिर साध्य होता है कि जब ऐतिहासिक परंपरा का विकास होता है तो कुछ निश्चित संकेत होते हैं, जैसे कि कोई समाज समय के किसी बिंदु पर ऐतिहासिक परंपरा के सृजन की आवश्यकता को अनुभव करता है। परंपरा के रखवाले रक्षक कौन होते थे? किस प्रकार के साहित्य में यह परंपरा अंतर्निहित होती थी, धर्मनिरपेक्ष या फिर धार्मिक? इस परंपरा में दर्ज करने के लिए कौन सी शैलियां अस्तित्व में थी? एक विषय सामाजिक संदर्भ में ऐतिहासिक परंपरा की रचना करता है। यह परंपरा किस प्रकार श्रोताओं और दर्शक गणों को संबोधित करती है? सामाजिक समूहों द्वारा इस परंपरा में समहित के उपयोग क्या क्या रहे होंगे? इसके अलावा हमें ऐतिहासिक परंपरा इस प्रकार के अतीती पहलुओं की ओर संकेत करती है जो मौखिक रूप से या तो ग्रंथों में दर्ज है या फिर पुरातन या फिर परिकल्पना ऐतिहासिक की सूचिता के धारण करते हुए अपनी पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी की ओर संकेत करती हैं। प्रश्न यह नहीं है कि अतीत संबंधित विवरण प्रामाणिक है या नहीं, महत्व यहाँ पे है इस बात का कि प्राचीन भारतीय समाज में इन ग्रंथों में ऐतिहासिक चेतना की किस तरह की परिकल्पना की गई है, जो इसकी ओर संकेत करती है, इसका अध्ययन की ओर संकेत करती है कि समाज ने अपने अतीत को कैसे देखा और किस तरह से और क्यों देखा। ऐतिहासिक परंपरा वर्तमान को वैधता प्रदान करती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इन पहलुओं का बोध हमें उस समय के समाज को समझने के लिए सहायता प्रदान करता है। तो आइए जान लेते हैं ऐतिहासिक परंपरा की ओर हम किस तरह से जानकारी हासिल करते हैं। समाज अपने अतीत का प्रतिरूपण करता है जिसमें हम आज के टाइम में रहते हैं। तो रोमिला था पर अतीत, जिसका एक अमूर्त अर्थ है अनुभव किया जा सकना, यानी कि जिससे हमसे कोई गलती हो जाती है तो हम उस गलती से कुछ सीखते हैं, या फिर हम कोई कार्य करते हैं तो हम उससे भी सीखते हैं, वो हमें करना आ जाता है। तो उसी तरीके से जो परंपराएं हैं वो कुछ ना कुछ हमारे प्राचीन इतिहास से बनी हुई हैं। तो इसी वजह से अतीत का मतलब है अनुभव किया जा सकना। तो इसके प्रतिरूपण की प्रक्रिया के बीच में अंतर करते हुए आरंभिक कालों की इस तरह की प्रतिरूपण में उस तरह की आख्यानों का रूप धारण किया जा सकता है। संबंध उन घटनाओं से था जो वर्तमान समय से पूर्व की समय में घटित मानी जाती हैं। तो भारत इतिहास की परंपराओं को 3 तरह से हम मान सकते हैं। एक तो पौराणिक परंपरा, फिर एक श्रमण परंपरा, विशेष बौद्ध और जैन परंपरा कहते हैं हम जिसको। तो एक आ जाती है चारण परंपरा। जो पौराणिक परंपरा और श्रमण परंपरा हैं तो विशेष प्रशस्त प्रकर लेखन का निर्माण करती थी। इसमें से प्रत्येक भिन्न भिन्न व्याख्यान प्रस्तुत करती हैं, अलग अलग घटनाएं प्रस्तुत करती हैं। कुछ घटनाओं पर प्रकाश लाया गया है तो कुछ अन्य घटनाओं को दाब दिया गया है। इसमें परस्पर आदान प्रदान भी हुआ, एक दूसरे की मौजूदगी से भी परिचित हैं। इसका इस तरह उल्लेख नहीं किया जा सकता। चारणों की परंपरा में महाकाव्य और प्रारंभिक रचनाओं तक पीछे जाती है। तो इस चारण परंपरा के बाद के समय में भी एक उपाधारण के रूप में भी प्रवाहित रही हैं। चारणों ने यह दावा किया कि वे उच्च प्रतिष्ठित कुल के वंशावलियों
वंशावलियों या फिर सूत्रबद्ध कर रहे हैं, उन वंशावलियों को एक दूसरे से जोड़ रहे हैं जिन्हें दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व या फिर दूसरी शताब्दी ईस्वी में ऐतिहासिक स्रोतों का निर्माण किया होगा। पौराणिक और श्रामिक दोनों ही प्रशस्त प्रकट लेखन के जरिए अपने संबंधों का आख्यान करते हैं। सभी आख्यानों में हमें अतीत के प्रति जिज्ञासा और वर्तमान में इसकी कार्य की ओर रेखांकित किया है। जब किसी विशेष समुदाय की आकांक्षा इतिहास से बन जाती है तो एक एकल आख्यान जन्म होता है। अतीत के सभी खास दृष्टिकोण को स्वीकार्य बनाता है और ऐतिहासिक परिवर्तन के साथ अतीत के संबंध में वैकल्पिक दृष्टि को जन्म देता है। तो इसके बाद वे व्याख्याएं जो अलग अलग दृष्टिकोण से सामने आई हैं उनको वे व्याख्याएं शामिल होती हैं तो बताती हैं कि कुछ आख्यान एक दूसरे की अपेक्षा अधिक सटीक थे। रोमिल थापर के अनुसार इतिहास के रूप में अतीत का पुनर्निर्माण हमेशा एक प्रतिरूपण भरा होता है और निरपेक्षण सत्य नहीं हो सकता। प्राचीन भारत में इतिहास एक चक्रीय समय की धारणा से बंधा हुआ था। भारत का इतिहास तो यह उस ईसाई यहूदी परंपरा से बिल्कुल अलग था जो रेखीय समय पर आधारित है। तो जो इतिहास के विचार पद्धति के महत्वपूर्ण कारक हैं, यानी कि जो समय जा रहा है, समय बीत रहा है, भारत में उसको चक्रीय माना है और जो यूरोपीय परंपरा है, ईसाई यहूदी परंपरा है, वो इसको एक लाइन की तरह रेखीय समय तिथि निर्धारण मानते हैं। तो इसमें हमारे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो यही है कि ऐतिहासिक परंपरा क्या है, व्याख्या कीजिए। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको कर लेना है। और उपनिवेशवादियों के उनके जो विद्वान थे उनके भारत के इतिहास को लेकर क्या क्या तर्क रहे, क्या क्या उनके दृष्टिकोण रहे, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें रहने वाला है। प्रारंभिक भारत के अतीत के प्रति दृष्टिकोणों का पाठ्यांक कीजिए। हम अभी जानेंगे किसने किस तरह से भारतीय इतिहास को पढ़ा है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि समय ने यह स्वीकार किया कि समाज में विभिन्न समूहों में इतिहास का अपना संस्करण होता है। यानी कि अगर कोई समाज अस्तित्व में है तो उसका इतिहास होता है, ये तो सभी को पता है और ये समय के साथ स्वीकार कर लिया गया। उन विद्वानों ने जो कहते थे कि इतिहास नहीं है जिस सभ्यता का, वो सभ्यता नहीं है। इसके साथ ही यह अतीत के संबंध में अलग अलग नज़रिए भी प्रकट करती है। अलग अलग लेखों से अलग अलग मत हमारे सामने आते हैं। तो ऐतिहासिक होने का दावा करने वाले काल्पनिक संस्करणों से भी हमें लेखक तथा उनके समाजों के बारे में कुछ जानकारी हासिल होती है। तो इन ग्रंथों और इन अध्ययनों के कारण अलग अलग दृष्टिकोण हमारे सामने आते हैं जो हमारे इतिहास को हमारे सामने रखते हैं। अतीत की चेतना और समाज के भीतर इसके प्रकार्य का अध्ययन इतिहासकार एक महत्वपूर्ण कार्य के रूप में करते हैं, जिन रूपों में भारतीय समाज के अतीत को दर्ज करना, चुनना, उनका विश्लेषण करना अधिक प्रासंगिक होता है। प्रत्येक समाज में हमें कई अतीत मिल जाएंगे, उसको दर्ज करने के अलग अलग तरीके मिल जाएंगे, उनको अध्ययन करना और उनका आख्यान करने की विविधता हो सकती है। इन विविध रूपों के बीच की तुलना करना, आख्यान की प्रकृति के बारे में हमें जानना, इसके लिए इतिहासकार हमारी मदद करते हैं। तो इतिहासकार थापर यह दर्ज करते हैं कि अतीत का नजरिया विश्लेषकर परिवर्तन और संक्रमण के काल से अधिक महत्वपूर्ण होता है। यही समय होते हैं जब किसी अतीत को या तो नकार दिया जाए या फिर आदर्श प्रतिरूप बना लिया जाए। इसका वैकल्पिक रूप से बदलते हुए वर्तमान को वैध ठहराने के लिए उपयोग किया जाता है। कोई भी इतिहासकार जो प्राचीन भारत की ऐतिहासिक परंपरा का अध्ययन करता है उसे निम्नलिखित बिंदुओं को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि इतिहास का इस्तेमाल सत्ताधारी वर्ग को वैध ठहराने के लिए किया जाता है। अधिकांश आरंभिक ऐतिहासिक लेखन शासक वर्गों और अभिजात्य
के वचनों के रूप में होता है। अन्य दूसरों की कहानियों को सुनने के लिए इन वचनों को विस्तार देना पड़ता है। उनके अतीत के इतिहास परिवर्तन के अलग अलग दृष्टिकोण समुदाय विशेषकर की ऐतिहासिक परंपरा में ही व्यक्त किए गए होते हैं। इतिहास का मतलब है अतीत को किसी विशेष दृष्टि से देखना। समय के निश्चित बिंदु में जो अतीत बीता है, इसका तात्पर्य है वर्तमान को हमेशा इसमें महत्व मिलता है, क्योंकि वर्तमान के बारे में हमें पता होता है। ग्रंथ जो अतीत से संबंध रखते हैं, उनके बारे में जानना, उनको देखना, और इसका तात्पर्य है कि अतीत उससे संबंधित ग्रंथ और पाठक श्रोताओं के बीच के संबंधों की ओर संकेत करता है, उनके बीच में संबंध मिलते हैं। तो समय का किसी विशेष रूप में प्रशिक्षण भी विचार अभिव्यक्त करने का एक तरीका है। घटना को कालानुक्रम के ढांचे में दर्ज करने वाले दृष्टिकोणों का भी उल्लेख किया गया है। बिना इतिहास लेखन नहीं हो सकता। मतलब इन सब चीज़ों के बिना कोई किसी भी इतिहास का लेखन नहीं हो सकता। विभिन्न प्रकार की ऐतिहासिक परंपराओं के बारे में जान लेते हैं हम। ऐतिहासिक पुराण परंपरा एक प्रकार के ऐतिहासिक संबंधी विचारों का निर्माण करती है। इस परंपरा में पुनर्रचना के नायक प्रदान से दरबारी चारण और कुल आधारित समाजों के राज्य व्यवस्था की ओर संक्रमण मिलता है हमें, जिससे हमें ये समझने में मदद मिलती है कि उस समय में किस तरह की दरबारी व्यवस्था थी, कुल निधान किस तरह के, समाज की संरचना किस तरह से थी और राज्य व्यवस्था किस तरह से थी। इसके अलावा हमें चारण परंपरा ऐतिहासिक चेतना की अलग परंपरा के रूप में दिखती है। इन दोनों परंपराओं के बीच में संबंध है, जिन्हें बौद्ध और जैन परंपराओं में बिल्कुल अलग दिखाया गया है। प्रतिनिधित्व करते हैं ये सभी परंपराएं एक दूसरे का, जिन्हें घटनाओं से हमें व्यक्तियों को एक अलग ही परिप्रेक्ष्य में दर्ज करना पड़ता है। श्रमण परंपराएं धार्मिक मत से बिल्कुल अलग हैं। उन्हें इतिहास जिस प्रकार इस संबंध में उनकी दृष्टि थी, तो उस दृष्टि को केंद्रिता प्रदान करने के लिए प्रयास किया। जैन और बौद्धों के साहित्य में कुछ प्रभावी विचारों को अभिव्यक्त किया गया। मठ संघाराम उनकी ऐतिहासिक परंपराओं को संरक्षित करने वाली प्रमुख संस्था थी। उन्होंने विहारों तथा मत संप्रदायों की गतिविधियों के अतिवितरणों को सुरक्षित रखा। श्रमण ऐतिहासिक परंपराओं के विभिन्न दृष्टिकोणों के पीछे कई कारकों को उत्तरदायी मानते हैं, जिनमें से कुछ ये कारक हैं कि इन धर्मों के संस्थापकों की ऐतिहासिकता, रूढ़िगत और मूल विचारों से भिन्न मतों का उदय, त्रिलोक संबंधित सिद्धांत का महत्व और संरक्षणदाताओं की सामाजिक पृष्ठभूमि। इसमें से अधिकांश कृषक और व्यापारी वर्ग थे। उनकी शिक्षा और प्रारंभिक नगरीय तथा साक्षर परिवेश, उनके विभिन्न मत संप्रदायों का पंथों के रूप में संस्थानीकरण, इन विभिन्न पंथों के बीच वैचारिक मतभेद के विवरणों को सुरक्षित रखे जाने की आवश्यकता, धार्मिक पंथ तथा राजनीतिक सत्ता के बीच अंतःक्रिया। इतिहास तथा इसके विभिन्न स्वरूपों के बारे में जान लेते हैं। तो अतीत के बारे में किसी खास रूप में हो सकता है, जैसे कि निर्मित, पुनर्निर्मित, निरूपित किया गया इतिहास, जो कि ऐतिहासिक चेतनाओं को प्रकट करता है। हम सार रूप में व्याख्यित इतिहासकार को रोमिला थापर के तर्कों के अनुसरण करते रहे हैं, जिन्होंने अपने लेखन के माध्यम से विषय वस्तु के संबंध में व्यापक योगदान दिया है। अतीत का संकेत करने वाली परंपराओं को दो शब्दों से संबंध रखती हैं, इतिहास तथा पुराण। इतिहास शब्द का अर्थ है ऐसा ही हुआ, और यही है जो हम इतिहास में आज समझते हैं। पुराण का मतलब है पुरातन। इसमें प्राचीन समय की कहानी और घटनाएं शामिल हैं। प्रथम सहस्त्राब्दी ईस्वी तक इसका उपयोग विशेषकर
विशेष प्रकार के ग्रंथ पुराणों के लिए किया जाता था। किसी देवी देवता विशेष को समर्पित होता था। ये धार्मिक मत पंथों के प्रमुख ग्रंथों के रूप में भी होते थे। किसी देवता के साथ जुड़े हुए मिथकों और अनुष्ठानों की विशेष जानकारी मिलती है इनसे, और इसमें कुछ ऐसे खंड भी शामिल हैं जिनमें ऐतिहासिकता दस्तावेज के रूप में श्रेणीबद्ध किए जा सकते हैं। इन दो शब्दों इतिहास तथा पुराण का उल्लेख हमें अर्थवेद तथा सतपंथ ब्राह्मण में मिलता है। ब्राह्मणों तथा उपनिषदों में इन शब्दों से उनका संकेत होता है कि अतीत में घटित मानी गई घटनाएं जो माना जाता है इन शब्दों से। पांचवा वेद कहा गया है इसे। इस द्वितीय श्रेणी का ज्ञान हमें दैवीय स्वीकृति तो थी, किंतु यह अपौरुषीय नहीं थी। वेदों के इतिहास के अंग के रूप में हमें गाथा, गीत तथा निरशंसी नायकों की प्रशंसा के रचे गए काव्यों का समावेश मिलता है। बौद्ध परंपरा में हमें इतिहास के संकेत देखने को मिल जाएंगे। ब्राह्मणीय स्रोतों से संबंधित संकेत किए गए हैं। उनमें आदि पुराणों में हमें 9वीं शताब्दी के लेखक जिनसेन इतिहास को प्रभाषित करते हुए मिल जाएंगे, जो कि वास्तव में हुआ था। उस साहित्य का प्रशिक्षण जो इतिहास पुराण परंपरा से संबंधित रखता है, हमें यह देखने में सक्षम बनाएगा कि इतिहास को किस प्रकार निर्मित किया गया है। यह देखा गया है कि इतिहास के साथ संबंध रखने वाले ग्रंथ शैलियों में आने वाला परिवर्तन लगभग 1000 ईसा पूर्व से लेकर 1300 ईस्वी के काल में होने वाला बृहद परिवर्तनों से संबंधित है, किंतु इस सामान्यतः लगभग 1000 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईस्वी तक तथा दूसरा 500 ईस्वी से लेकर लगभग 1300 ईस्वी तक दो विभिन्नता देखने को मिल जाएगी हमें अलग अलग कालों में। तो हम उस श्रेणी के ग्रंथों के साथ शुरू करते हैं जो हमें भारतीय उपमहाद्वीपों में सर्वाधिक प्राचीन है। वेद, विशेषकर ऋग्वेद तथा ब्राह्मण ग्रंथ। नायकों के संबंध में हमें उनके मंत्र तथा आख्यान, उनकी कुछ खंडों को इतिहास की संज्ञा दी गई है। और पुराणों का उदय पहली शताब्दी ईस्वी में हुआ था, जो कि मध्य के एक पथक श्रेणी के रूप में हुआ था। बहरहाल कुछ ही पुराणों के कुछ हिस्सों को ऐतिहासिक रूप में ग्रहण किया गया। आरंभिक रचनाओं में ऐतिहासिक चेतना बृहद स्वरूप की है, जो कि अनुष्ठानिक ग्रंथों का हिस्सा है। इस आवरण को हटाकर देखना पड़ता है। यद्यपि ये ग्रंथ निसंदेह अनुष्ठानिक प्रकृति के हैं, तो ऐतिहासिक परंपरा में कुछ अंश इसके भीतर पनपते हैं। इस अंतर्बुद्ध स्वरूप में हमें कुछ देखने को मिल जाता है जो शामिल किया गया है। उत्पत्ति संबंध, मिथ्यांक और नायकों की प्रशासनिक संबंध रचनाएं, प्राचीन वंशीय समूहों की वंशावलियां हमें इसमें देखने को मिल जाएंगी। इतिहास कुछ शैलियां शाश्वत और ऐतिहासिक बन गई इस काल के बाद, और दूसरे शब्दों में कहें तो मूर्तता ग्रहण कर ली कुछ शैलियों ने। बाद में ही ऐतिहासिक परंपराओं को उन तरीकों के स्वरूप में अभिव्यक्त किया जाता था। उसके बाद इतिहास में दर्ज करने का उद्देश्य से सृजित हुई लेखक, पाठक, संरक्षक, दाता तथा अवसर विशेष के चारों ओर केंद्रीय रूपों को संरचनाबद्ध कर दिया गया। इकाई 2 में हम इसके अंतर्बधिक स्वरूप की चर्चा करेंगे डिटेल में। उस बिंदु तक उनकी यात्रा को चिन्हित किया गया है, उसको कर्मक रूप में अनुष्ठानिक ग्रंथों से मुक्त कैसे किया गया, अनुष्ठानिक ग्रंथों की चेतना, इतिहास, कार्मिक विकास कैसे हुआ, बाद में पुराण, आरंभिक अभिलेख तथा सृजनात्मक साहित्य में इसने ऐसा रूप ग्रहण कैसे किया, अतीत के रूप निरूपण
करने का दावा कैसे किया, इसके बारे में हम इकाई 2 में जानेंगे। इकाई 3 में हम जानेंगे कि बौद्ध परंपराओं का अध्ययन करने पर हमें क्या ऐतिहासिक प्रमाण मिलते हैं, किस तरह से ऐतिहासिकता इन ग्रंथों के साथ उभर कर आती है। बौद्ध पाली ग्रंथ, जिसमें थेरवाद बौद्ध धर्म की आरंभिक इतिहास हमें मिल जाएगा। महाविहार संघाराम की अतिवृत्ति, उत्तरी बौद्ध परंपराएं, ये हम सब तीसरी इकाई में जानेंगे। वे रचनाएं जिन्हें ऐतिहासिक रूप में श्रेणीबद्ध किया गया है, उनके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। इनमें शामिल हैं कुछ राजकीय जीवनियाँ, अभिलेख, अतिवृत्तियाँ, जिनके बारे में हम डिटेल में तीसरी इकाई में जानेंगे। इनमें ऐतिहासिक परंपराओं की प्रशिक्षण दिखता है। कल्पित इतिहास के अंशों का अधिक सुप्रभाषित इतिहास हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अंतर्निहित और अंतर्बधित इतिहास को अगर हम बताएं कि ये क्या होता है, तो जो अंतर्निहित है इतिहास, पुराण परंपराओं की शुरुआत ऋग्वेद की दानस्तुति ऋचाओं तथा नरसंहिताओं तथा आख्यानों तक के पीछे की कहानी है। इन्हें यज्ञ, अनुष्ठान आदि के रूप में शामिल किया गया है। ये आख्यान ऋग्वेद में विभिन्न उदार संरक्षणदाताओं के प्रशंसा में रचे गए मंत्र और आख्यानों के रूप में हैं। इनके बारे में हम जानेंगे। उसके बाद के काल में हमें देखने को मिल जाएगा महाभारत और रामायण जैसे काव्य, इनको भी शामिल किया गया है इतिहास को अध्ययन करने के लिए। तो इसमें हमें वंशावली, इन महाकाव्यों में वंशावली और वेदों के समरूप मिल जाएंगे। आरंभिक पुराणों की वंशावली वाले खंड वंश चरित्र को पीढ़ीगत उत्तराधिकार की क्रमबंदी सूचियों के रूप में और अधिक विस्तार दिया गया है। इस तरीके से की जानकारी हमें इन महाकाव्यों से मिल जाएगी। तो इस सामान्य युग में हमें प्रारंभिक शताब्दी में लिखित रूप प्रदान किया गया है। इन सबको तो लिखित रूप में हमें ये इतिहास मिल जाता है। तो इस प्रकार यह पुराने समय की ओर संकेत करता है, अतीत का निर्माण का निरूपण करता है और पहले के इतिहास सामग्री पर आधारित है। तो अंतर्बुधित रूप में हम कर्मिक वंशावलियों का विकास हुआ और 7वीं शताब्दी ईस्वी के बाद हमें प्रत्यक्ष ऐतिहासिक ग्रंथ यानी कि जीवन चरित्र, वंशावली, अतिवृत्त लेखन मिल जाते हैं। इतिहास के मूर्त रूप जैसे कि शासकों के सत्ताधारी व्यक्ति, जीवन चरित्र, अतिवृत्त, अभिलेख, जो हमें एग्जैक्टली इतिहास की तरफ संकेत करते हैं। एग्जैक्टली राजाओं द्वारा बनाए गए कुछ अभिलेख, शिलालेख, उनसे हमें पिछले कर्मों की जानकारी मिलती है। तो उसको हम इतिहास के मूर्त रूप के रूप में देखते हैं, जो एग्जैक्टली हमें वैसी की वैसी इतिहास की तरफ संकेत करती है। श्रीलंका में हमें बौद्ध विहार दिख जाते हैं, दीपवंश, महावंश जैसे ग्रंथ मिल जाते हैं, तो वो भी भारतीय इतिहास को स्पष्ट रूप से प्रकट करते हैं। गुप्तोत्तर काल में हमें सक्षम प्रकट होती हैं कुछ ग्रंथ जैसे कि चरित्र, प्रशासनियाँ, वंशावलियाँ, तो इनसे हमें उन कालों की जानकारी मिलती है, उनके जीवन कालों की जानकारी मिल जाती है। हर्षचरित्र जो कि बाणभट्ट द्वारा रचित है, हर्ष काल की जानकारी देता है। रामचरित्र, संध्या निधि की रामचरित्र हमें कुछ कालों की जानकारी देती है, जो कि भूमिधारी वर्ग, मध्य वर्ग द्वारा विद्रोहियों के एक दृष्टिकोण की तरफ हमें इतिहास की जानकारी प्रदान करती है। 7वीं शताब्दी के बाद के काल को हमें अभिलेखों के जरिए मिल जाते हैं। अभिलेखों में हमें 7वीं शताब्दी का इतिहास मिल जाएगा, जो कि अतिवृत्तियों के रूप में वंशागत अतिवृत्तियाँ हमें मिल जाएंगी, जिन्हें हम पढ़ सकते हैं। ये किसी वंश के कालानुक्रमिक उत्पन्नता की घटनाओं को भी दर्शाता है और हमें इतिहास की जानकारी उपलब्ध कराता है। इन अभिलेखों से हम प्रशस्ति वाले खंडों के राजवंशों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ से हमें बहुत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक जानकारी उपलब्ध हो जाती है। सार रूप में राजाओं की उपलब्धियों का वर्णन भी हमें मिल जाता है, यानी कि युद्धों की जानकारी मिल जाती है। वंशावलियाँ एक ऐसी ऐतिहासिक परंपरा का निर्माण करती हैं जिनमें ऐतिहासिक घटना केंद्रीय रूप से कलहन की हमें राजतंत्री
इस जानकारी को स्पष्ट करने में सहायता करती है। अब जान लेते हैं ऐतिहासिक परंपराओं के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक संदर्भ में हमें क्या जानकारियाँ मिलती हैं। तो ऐतिहासिक परंपराओं की अगर हम बात करें तो सत्ता, संसाधनों या फिर संस्थानीकरण जैसी कुछ परिवर्तनों की प्रक्रिया के रूप में हम इसको देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं प्रारंभिक भारत में सामाजिक संगठनों का स्वरूप किस तरह से हमें साक्ष्यों के रूप में मिलता है। प्रारंभिक काल में हमें वंश समाजों का उदय देखने को मिल जाता है, राज्य समाज देखने को मिल जाता है। पहले हम इन दोनों संगठनों को वंश समाज तथा राज्य व्यवस्था के विषय में जान लेते हैं। वंश समाज में पहचान किसी वंश और कुंटुब से उत्पन्न हुई थी। वंश का तात्पर्य है एक पूर्वज, उसकी पीढ़ी आगे पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ना। वास्तविक यह काल्पनिक वंशावली द्वारा परिभाषित हो सकती है। एक ही वंश या फिर कुल से संबंध रखने वाले व्यक्तियों की पहचान एक समान पूर्वज से जोड़ती है। इसमें नातेदारी सामाजिक बंधन में केंद्र में होती है तथा समाज के भीतर विभिन्न प्रकारों को नियंत्रित करती है। कालानुक्रमण तथा वास्तविक वंशावलियां इस संबंध में महत्वपूर्ण होती थी तथा उन्हें राजवंश के व्याख्यान में जगह दी जाती है। वंशावलियां वर्तमान तथा अतीत दोनों में ही हमें पहचानों के व्याख्यानों की तरफ समाहित होती हैं, यानी कि वंश संबंधित हमें मिथ्यांकों के साथ वंशावली किसी वंश समाज की प्रक्रिया के साथ पारस्परिक मिश्रण तथा विखंडन को दर्ज करती है। वंश छोटे छोटे वंश शाखाओं में टूटते हैं और उनमें से कुछ नए संस्थानों की ओर प्रवास कर जाते हैं। इससे विखंडन कहते हैं। उनके मिश्रण को कुछ वंश आपस में मिलाकर एक बड़ा वंशीय समूह निर्मित कर लेते हैं। तो इसी को आगे विस्तृत रूप में बताया गया है कि व्यवस्था होती है एक व्यवस्थित किया जाने के बाद एक वंशावली और अन्य रूपों में अंकित किया गया नए सिरे से सूत्रबद्ध की जा सकती है। तो ऐसी प्रणाली को हम वंशावली के रूप में देखते हैं। इसके बाद हम जान लेते हैं मुख्य के पास सत्ता की पुरोहित द्वारा उसके नायक की प्रशंसा की जाती है। यह वही संदर्भ था जिसमें नायक प्रशंसा और गाथाओं से महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लेता है। तो इसकी जानकारी हमें कविताओं, लंबी और कुछ लघु आकारों से मिलती है। लक्ष्य मुख्य के महत्व को बढ़ाना होता था। इन मंत्रों का वंशा संबंधित सभा के व्याख्यान के लिए किया जाता था, यानी वंश विषय की पहचान को दोहराते थे। इसके बाद हम अगर बात करें आरंभिक उत्तर भारत की समाज में कुलीन तंत्र की, तो शासन कुल प्रमुख के शासन तंत्र होते थे। इस प्रकार समाज में वेद और महाभारत में पाए जाने वाले समाजों में अपेक्षा अधिक जटिलता मिलती है। पाली में रचे गए बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटका इन समाजों की विशेष जानकारी हमें प्राप्त कराती है। गण संघ शाक्य तथा के संबंध में कुछ और जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथों से मिल जाती है। धीरे धीरे राज व्यवस्थाओं में बदल गए थे गणराज्य व्यवस्था। इसके बाद हमें निरंतर प्राधिकार तथा शक्ति के स्वरूपों की जानकारी भी महाभारत और रामायण में देखने को मिल जाती है। इसके बाद अगर हम बात करें महाभारत के बाद के समय की, तो हम मगध साम्राज्य में हमें शक्तिशाली उलझा हुआ राजतंत्र देखने को मिल जाएगा, जहां शत्रुता भी देखने को मिल जाती है। वंशों में कैसे एक वंश के बाद दूसरे वंश का राजतंत्र स्थापित होता है किसी राज्य पे संसाधनों के जरिए, हमें वो देखने को मिल जाता है। मगध साम्राज्य के काल में ब्राह्मणों और अन्य धर्म कैसे भारत में आरंभ हुए, वो हमें मगध साम्राज्य के काल में ही देखने को मिल जाते हैं। तो इसी प्रक्रिया में हमें अलग अलग विचारधाराएं देखने को मिल जाती हैं, जो कि अपनी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। एक प्रभुत्वशाली तथा विचारधारा को अक्सर एक धार्मिक संप्रदाय के साथ जुड़ा रहना पड़ता था, बलपूर्वक उपयोग कर लिया जाता था उस चीज का। यह अतीत के कुछ
निर्मतियों और निरूपणों की तरफ हमें लेकर जाती है ये सब चीज़ें। तो इसका उद्देश्य हमें सत्ता की वैधता की जानकारी प्रदान कराना है, जो कि हमें उस समय के कुछ ग्रंथों से, कुछ रचनाओं से, कुछ साहित्यिक रचनाओं से देखने को मिल जाती है। तो अतीत के निर्माण की कार्मिक प्रक्रिया हमें इस काल में देखने को मिल जाती है। वंशधारी समाज में हमें राजतंत्र मुख्य रूप से देखने को मिल जाएगा। बाद में काल अकॉर्डिंग टू काल चलता रहता है। एक काल के बाद दूसरा राजतंत्र, उसके बाद दूसरा राजतंत्र, और ये क्रम ऐसे ही आगे आगे चलता रहता है। इस प्रकार हमें अलग अलग राजतंत्र एक सामान्य नियम बन चुके थे और वंश समाज केवल अधिक सुदूर क्षेत्र तक अपना अस्तित्व बनाए रखना चाहते थे। विचारधारात्मक चिंतन क्या है इसमें जान लेते हैं। तो समाज के अतीत को देखने के लिए हमें उसकी ऐतिहासिक चेतना को अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए विचारात्मक तरीके से सोचना बहुत ज़रूरी है। ऋग्वेद में हमें नायक प्रशासकों की स्पष्टि मिलती है, जहाँ पे राजा अंकुश होता था, निरंकुश नहीं होता था। यहाँ अतीत अनुष्ठिक ग्रंथों से हमें कुछ ऐतिहासिक जानकारी मिल जाती है। इसके बाद हमें शक्तिशाली शासकों की जानकारी मिल जाती है महाभारत और रामायण के कालों में, और चरित्र साहित्य इतिवृत्तियों से उन सब की जानकारी हमें प्राप्त होती है। मगध साम्राज्य की ओर चले तो राजा और भी ज़्यादा शक्तिशाली होते गए और एक राजवंश के बाद दूसरे राजवंश का आना शुरू हो गया। इसी प्रकार अगर हम अतीत के रूप में विश्वास करते हैं तो अतीत का इसका उस काल के अंतर संबंध में जिसमें ग्रंथ रचे गए होंगे अध्ययन करने के लिए एक महत्वपूर्ण पहलू बनता है। तो इन आख्यानों से हमें अंतर्बंधित परंपराओं के बारे में पता चलता है और विशेषकर ऐतिहासिक लेखनों का उदय हुआ। इन पाठकों का अध्ययन करने के बाद बदलाव करने की ज़रूरत नहीं रही गई होगी। ये पाठ अब किसी धार्मिक परंपरा से जुड़े नहीं रह गए हैं। पुराने ग्रंथ पुष्टि तथा खंडन हेतु नए पाठ्य आवश्यकता अनुसार सृजित किए जा सकते हैं। यह जान लेना चाहिए कि जहाँ पहचानों को सार्वसामिकताओं का आंकन करने वाले पाठों की खोज की जा रही है, वह एक से अधिक ऐतिहासिक परंपराओं का अस्तित्व भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है जितना हमें पता है उतना ही उस समय का इतिहास है। आगे और भी ऐतिहासिक अध्ययनों से हमें उसी के बारे में और ज़्यादा जानकारी मिल सकती है। किसी भी समाज में हमें अतीत संबंधित दृष्टिकोण के रूप में समय समय के साथ अध्ययनों से अलग अलग जानकारी मिलती रहती है, यानी कि समय के साथ बदलने वाली जानकारी है, समय के साथ बढ़ने वाली जानकारी है। अतीत की वे घटनाएं किसी समाज में प्रासंगिक होती हैं जिसमें वे संचेतित रूप से परिचित हैं। ये वैसा रूप धारण करती हैं जो किसी समाज की आवश्यकता की पूर्ति करता है। यह रूप उस समाज की बौद्धिक तथा सामाजिक परिकल्पनाओं पर आधारित होते हैं, जिसमें उस अखेल का सामाजिक उद्देश्य और अतीत की समझ के संदर्भ में उस समाज के विचारधारात्मक सरोकार शामिल होते हैं। व्यापक अर्थ में इस रूप में इस इकाई में हमने समझ लिया कि इतिहास कैसे तैयार होता है। तो इस इकाई में जो हमारे पास इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो यही है कि अंतर्निहित के रूप में इतिहास कैसा है, एक इतिहास की मूर्त रूप क्या है, उदाहरण के साथ हमने व्याख्या करनी है। ऐतिहासिक परंपराओं की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक परिस्थितियाँ कैसी रही होंगी, ये हमें कैसे पता चलता है, किस प्रकार इनके संदर्भ में उन्हें आकार प्रदान होता है, इन सब के बारे में डिटेल में हमने जानकारी प्राप्त कर ली। सारांश में हमने जो अभी तक पढ़ा उसी का ही बिल्कुल एक लाइन में हमें दे रखा है। तो इसी के साथ ये इकाई हमारी समाप्त हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे खंड 2 के बारे में। तो तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। बेल आइकन प्रेस कर लें जिससे आपको आने वाली वीडियो की जानकारी मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।
जय हिंद, जय भारत। प्लीज गाइज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।